हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। बेटा, पहले मैंने आपको कविता करवाई थी पतंग, तो आज उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो पतंग कविता में कवि आलोक धनवा बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों तथा प्रकृति के साथ उनके रागात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। भादो मास गुजर जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। धूप के कारण चारों ओर उज्जवल चमक बिखर जाती है। हवाओं में एक मनोरम महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से उत्साह एवं उमंग का माहौल बन जाता है, यानी कि गर्मियां खत्म हो जाती हैं, फिर बारिश आती है और बारिश ऋतु जाने के बाद प्रकृति है जो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। आसमान थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। आसमान के नीचे बैठना अच्छा लगता है, आसमान की ओर देखना भी अच्छा लगता है, क्योंकि धूप सर्दियों में बहुत प्यारी लगती है और ऐसे मौसम में पतंग उड़ाने का तो मजा ही कुछ और होता है। दूसरा प्रश्न है आपका, बेटा सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। आपने वो था ना कि सबसे पतंग के लिए सबसे हल्का रंगीन कागज, तो इस तरह की वो कहता है कि पतली सी कमानी, तो ये क्यों ऐसा उसने इन जो है विशेषणों का इन्होंने प्रयोग किया है कवि ने। तो पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग कर कवि पाठकों के मन में जिज्ञासा जगाना चाहता है तथा पतंग की ओर आकर्षित करना चाहता है। क्योंकि ये अगर सिर्फ पतंग कह देता कवि तो इतना मजा नहीं आता। जब कहता है कि सबसे हल्का और रंगीन कागज, सबसे पतली कमानी, तो पतंग की जो खूबसूरती है, पतंग की जो पिक्चर है, वो हमारी आंखों के सामने बहुत ज्यादा विजुअल हो जाती है, एकदम हमारे सामने आ जाती है। ठीक है बेटा, आगे है बिंब स्पष्ट करें। बिंब क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको बिंब का पता होना चाहिए। देखिए, हिंदी साहित्य में ज्यादातर हम बात करते हैं इसमें प्रतीक और बिंबों का प्रयोग किया गया है। तो प्रतीक क्या होते हैं और बिंब क्या होते हैं। प्रतीक होता है बेटा, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिंबल। सिंबल मीन थ्रो टुगेदर, यानी दो चीजों को एक साथ फेंकना, यानी कि एक चीज किसी दूसरी चीज के लिए इशारा करती है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं रंगों की बात करूं तो हम जैसे लाल रंग, हम इसे क्रांति का प्रतीक मान लेते हैं, है ना। सफेद रंग को शांति का प्रतीक मान लेते हैं, यानी कि किसी एक चीज से जब कोई दूसरी चीज हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है। बिंब में क्या होता है बेटा, बिंब थोड़ा सा अलग है। बिंब है मनस चित्र, मनस पटल पर उतरा हुआ चित्र, ऐसा चित्र जो हमें दिखाई नहीं देता आंखों से तो, लेकिन मन की आंखों से वो चित्र हमें दिखाई देता है, उसे कहते हैं बिंब। यानी कि जब कवि अपने शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में एक पिक्चर जो है उत्पन्न कर देता है, और वो पिक्चर आंखों के सामने नहीं बल्कि दिमाग पटल पर, दिमाग के ब्लैक बोर्ड पे, दिमाग के जो उसका स्क्रीन है वहां उभरती है, ना कि आंखों के सामने। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारे से बिलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग उड़ सके। तो देखिए, तेज बौछारें क्या है, एक दृश्य बिंब है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि बौछार पड़ रही है तो हमें टिम टिम सी नजर आती है, टिप टिप सी। अगर तेज बौछारें पड़ रही हैं तो जो विजुअल है वो कुछ और नजर आता है। फिर है सवेरा हुआ, ये भी क्या है, दृश्य बिंब है, मतलब हम इसे आंखों से महसूस कर सकते हैं। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ये भी दृश्य बिंब है। पुलों को पार करते हुए दृश्य बिंब है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाती हुई, क्योंकि हम इसे मतलब महसूस कर सकते हैं आंखों से कि भी साइकिल चलाता हुआ कोई कैसे लग सकता है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब देखिए बेटा, यहां हम सुनते हैं घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यानी कि अगर हम किसी जो घंटी बजाता हुआ आ रहा है, अगर हम उसको ना भी देखें, अगर हम किसी शोर करने वाले व्यक्ति को ना भी देखें तो शोर तो हमें फिर भी सुनाई दे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे श्रव्य बिंब है बेटा, थोड़ा सा समझिए इस बात को। देखिए, यहाँ है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, तो यहाँ पे दृश्य बिंब आ गया।
पुलों को पार करते हुए दृश्य बिंब आ गया, लेकिन यहाँ पे साउंड उत्पन्न हो रहा है घंटी बजाते हुए, तो ये श्रव्य है। श्रव्य क्या होता है बेटा? सुनना। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ये भी दृश्य काव्य है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, ये स्पर्श बिंब है। देखिए मुलायम, कोई चीज मुलायम है या हार्ड है कैसे पता चलता है? जब हम उसे छूते हैं, है ना, तो हमें एहसास होता है कि ये चीज हार्ड है या सॉफ्ट है, कठोर है, मुलायम है, तो इसे हम कहेंगे स्पर्श बिंब। पतंग ऊपर उठ सके कैसे पता चलेगा? दृश्य बिंब से। ठीक है। चौथा है बेटा प्रश्न आपका, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो देखिए, ये कवि ने कहा है कि वो जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर आते हैं, तो क्या मतलब है कि भी कपास साथ में लेके आते हैं, ये क्या बात हुई? तो इसका आंसर है बेटा कि बच्चों के पैर कपास की तरह नरम, मुलायम, हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं, इसीलिए वो पूरा दिन नाच कूद करते रहते हैं। मतलब यहाँ पर जो कपास है वो शुद्धता की, सॉफ्टनेस की, मुलायम की, इन सब चीजों का सिंबल है। आगे है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है, उसी प्रकार बच्चे भी जैसे छत पर डोलते हैं, वे किसी भी खतरे से बिल्कुल बेखबर होते हैं। एक संगीतमय ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं, जैसे वे खुद एक पतंग हो गए हों, क्योंकि उनकी निगाहें पतंग में होती हैं, डोर उनके हाथ में होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे पतंग के साथ वो खुद भी साथ साथ उड़ रहे हैं। आगे है बेटा 6वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो इसका उत्तर है बेटा, दिशाओं को मृदंग की को बजाते हुए का तात्पर्य संगीतमय वातावरण की सृष्टि। दूसरा है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? जी नहीं, जब पतंग सामने हो या पतंग की डोर हाथ में हो तो छत बड़ी मुलायम लगती है, फिर वो नीचे समझ में ही नहीं आता कि कंकड़ है, शीशा है या कुछ भी नहीं है, तो पता ही नहीं चलता। मतलब कि सारा ध्यान जो है बच्चों का वो पतंग में होता है, और पतंग उड़ाते हुए वो इतने रोमांचक हो जाते हैं कि छत भी उनको मुलायम लगती है। तीसरा है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं। जब एक बार हमें कोई चोट लग जाती है उस किसी परिस्थिति में खास, तो दूसरी बार जब वही परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम और ज्यादा मजबूती से उसके सामने डटते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये परिस्थिति मैक्सिमम हमारा कितना नुकसान कर सकती है, तो हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर और जोश और हौसला आ जाता है। 7वां है बेटा, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसा ख्याल आता है? देखिए, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मुझे मन में होता है कि मैं पंछी बनकर स्वच्छंद नभ में उड़ता फिरूं। जैसे पतंग घूमती फिरती है ना बेटा, ऐसे ही जिधर हवा आती है ऐसे ही बस मन करता है कि पक्षी बनकर हम भी घूमते फिरे। 8वां है आपका प्रश्न, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन से, लय से क्या संबंध है? रोमांचित शरीर का संगीत, रोमांचित शरीर कैसा होता है? जब हम किसी कार्य को करने में इतने मगन हो जाते हैं तब हमारा शरीर जैसे उस कार्य की लय में डूब जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि रोमांचित शरीर का संगीत। यानी कि अगर कोई ऐसा काम हम करते हैं जो हम शिद्दत से करते हैं, दिलो जान से करते हैं, तो हमारे शरीर में भी जो है उसकी हरकत नजर आती है। आपने शायद किसी आपने ढोलक बजाने वालों किसी कलाकार को कभी देखा हो। जब वो ढोलक बजाता है बेटा, तो ना केवल उसके हाथ ढोलक पर चलते हैं, बल्कि उसकी गर्दन, उसका सिर, उसके पांव, उसके जो शरीर है, उसकी कमर है, सब कुछ उस बंदे का हिलता है। जब कोई आदमी शिद्दत से हारमोनियम बजाता है तो ना केवल उसकी उंगलियां चलती हैं, बल्कि वो म्यूजिक उसके अंग अंग में भर जाता है। जब कोई आदमी गाता है तो ना केवल उसका मुंह हिलता है, बल्कि उसकी आंखों में भाव आते हैं, उसके हाथ हिलते हैं, उसका शरीर उस गाने के भाव को महसूस करता है। और कहने का मतलब ये है बेटा कि कोई भी आदमी जब किसी काम में इतना मगन हो जाता है
ना केवल मन से बल्कि शरीर भी उस काम को करने में मग्न रहता है। और एक किस्म का संगीत हम कह सकते हैं कि रोमांचित शरीर का संगीत। तो ये बहुत अच्छी जो शब्दावली है कवि ने ये उसके लिए यूज किया है। तो बेटा ये थे आपके प्रश्न, बहुत ही आसान है, मजेदार है, और मुझे नहीं लगता बेटा इनको करने में आपको कोई भी दिक्कत आएगी। तो आपने अपनी फेयर कॉपीज पे इनको रेडी करना है और याद भी करने हैं साथ साथ। अगर कोई दिक्कत होती है बेटा तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी परेशानी लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूंगी, हो सकेगा आपको कॉल करूंगी, अदरवाइज आपको क्लास में ही इस तरह ऑनलाइन ही समझा दूंगी। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। थैंक यू सो मच।